नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं पॉलिटिकल टर्न अराउंड नेपाल, या फिर जैसा आप देख पा रहे हैं नेपाल में राजनीतिक उथल पुथल। दिमाग में आ रहा होगा कि ये टॉपिक क्यों नेपाल में हुई है उथल पुथल, नेपाल में आई है ये इंस्टेबिलिटी, तो हम यहाँ पे क्यों डिस्कस कर रहे हैं इसको। एक्चुअली कई सारे कारण हैं। पहला कि, और जो कि सबसे अहम कारण यह है कि नेपाल हमारा एक पड़ोसी मुल्क है। तो हमारे पड़ोसी मुल्क में कौन पार्टी पावर में है, कौन सी सत्ता में है, कौन सी नहीं है, कौन सी ऑपोजिशन में है, और जो सत्ता में है उसकी क्या मानसिकता है इंडिया को लेके, ये बहुत कुछ इस पे हमारे उन कंट्रीज के साथ रिलेशंस में निर्भर करता है। देख लो आप मालदीव्स को। अभी कुछ महीने पहले तक जब दूसरी पार्टी पावर में थी, इसको हम मालदीव्स डेमोक्रेटिक पार्टी या मालदीव्स डेवलपमेंटल पार्टी के नाम से जानते हैं, एमडीपी, तब तक हमारे अच्छे दिन चल रहे थे वहां पर। और जब अभी ये दूसरी पार्टी पावर में आई है, पीपीएम और एक और का कोलिशन है, पीपल्स पार्टी ऑफ मालदीव्स, एंड इट इज इन कोलिशन विद अदर पार्टीज, तो वो एंटी इंडिया पार्टी मानी जाती है। प्रॉब्लम इंडिया के लिए शुरू हो गई। बट नेपाल में जो ये उथल पुथल हुआ है, इससे इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है, ये चीज हम इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे। बट हाँ, अभी तक इतना जान लिया आपने कि भाई ये जरूरी है जानना कि कौन सी पार्टी कहां पर पावर में है, क्या वो एंटी इंडिया है, प्रो इंडिया है, क्या है। एक और चीज जान लो आप यहां पर कि अगर इंडिया, साउथ एशियन रीजन जो है, साउथ एशिया में 8 कंट्रीज मानी जाती हैं, जैसे कि अफगानिस्तान, मालदीव्स, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका। यहां पर एक इंडिया सबसे बड़ा प्लेयर है, नो डाउट। साइज वाइज ले लो, पॉपुलेशन वाइज ले लो, इकोनॉमी ले लो, मिलिट्री ले लो, इंडिया से ज्यादा ताकतवर साउथ एशिया में कोई भी नहीं है। और साउथ एशिया में, सेंट्रल एशिया में माना जाता है चाइना। कभी कभार कोई कोई पॉलिटिकल एनालिस्ट इसको ईस्ट एशिया में भी बोल देते हैं। बट हाँ, चाइना साउथ एशिया में नहीं है, ये तय बात है। बट चाइना का इन्वॉल्वमेंट साउथ एशिया में बहुत है। चाइना हर उस जगह आपको मिलेगा जहां पे इंडिया का दबदबा बढ़ता हुआ होगा, और इंडिया के दबदबे को कम करने के लिए वो उस मानसिकता के साथ आता है या उस ऑब्जेक्टिव के साथ आता है चाइना वहां पे। तो बेसिकली कहते हैं कि साउथ एशिया में जीरो सम गेम चलता है। जीरो सम गेम मतलब अगर किसी की पावर बढ़ेगी तो किसी की कम होगी। ओवरऑल पावर उतनी ही है, अगर किसी की बढ़ेगी तो किसी की कम होगी। पावर कह लो, इन्फ्लुएंस यानी कि प्रभाव कह लो, कि अगर किसी का इन्फ्लुएंस या प्रभाव बढ़ेगा तो दूसरे का कम होगा। इस तरीके से पॉलिटिक्स चलती है साउथ एशिया में। और यहां पर ये कम और बढ़ किसका हो रहा है, अगर, और यहां पर है इंडिया और चाइना। चाइना जो कि साउथ एशिया का पार्ट नहीं है, बट फिर भी उसकी इन्वॉल्वमेंट बहुत है। जहां पे चाइना की इन्फ्लुएंस या प्रेजेंस या पावर बढ़ी, वहां पे इंडिया की पावर कम होगी, एंड वाइस वर्सा, जहां इंडिया की बढ़ी वहां चाइना की कम होगी। तो एक वो बैलेंस बनाना बहुत जरूरी हो जाता है। और खासकर नेपाल और भूटान जैसे देश जो कि बफर स्टेट्स हैं या बफर कंट्रीज हैं इंडिया और चाइना के बीच में, ये कंट्रीज जो है वो सैंडविच हो रखी है। हम भी चाहते हैं हमारा प्रभाव नेपाल और भूटान जैसे देशों में बराबर बना रहे, ताकि हम चाइना के और करीब पहुंचे। ऐसा ही चाइना भी सोचता है कि नेपाल और भूटान पे उनका प्रभाव पड़े, ताकि वो हमारे और करीब पहुंचे। करीब इन द सेंस वो वाला करीब नहीं, दोस्ती वाला करीब नहीं, करीब इन द सेंस कि जोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी हो, कि कल को अगर मान लो कुछ लड़ाई वड़ाई हो जाए तो नेपाल से भी अटैक कर रहे हैं हमारे ऊपर, भूटान से भी अटैक कर रहे हैं, वाइस वर्सा हम भी उनके ऊपर वहां से अटैक कर रहे हैं। तो ऐसा, तो
देखते हैं कि नेपाल में बेसिकली हुआ क्या। प्राइम मिनिस्टर थे वहां के पुष्पा कमल दहल प्रचंडा, जो कि अब भी प्राइम मिनिस्टर है। पुष्पा कमल दहल प्रचंडा की पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माओइस्ट सेंट्रिस्ट, एमसी का मतलब माओइस्ट सेंट्रिस्ट। और इनकी जो सरकार थी ये थी कोएलिशन, मतलब गठबंधन की सरकार। किसके साथ कोएलिशन था? नेपाली कांग्रेस के साथ कोएलिशन था, जिसके लीडर शेर बहादुर देउबा। प्रधानमंत्री ये थे पुष्पा कमल दहल, बट कोएलिशन में थी तो ये था। और जो ऑपोजिशन में पार्टी थी वो थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, यूएमएल, यानी कि यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट। लीडर थे केपी शर्मा ओली। अब मजे की बात यहां पर यह है कि पहले जब ये थी सरकार इनकी, अब तो नहीं है, खैर यही उथल पुथल हुआ। कम्युनिस्ट पार्टी एक ही सेम विचारधारा के लोग एक रूलिंग कोalition में है, एक ऑपोजिशन में, एक साथ नहीं खड़े में। तो इससे वहां की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है नेपाल की वो समझ में आती है। एक्चुअली नेपाल में बहुत समय से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ ही नहीं पाई है। 2008 तक तो मोनार्की थी, किंग का रूल था। किंग के रूल के दौरान भी बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए। फाइनली 2015 में नेपाल ने एक कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करा, वो भी बड़ी मुश्किलों में अडॉप्ट हुआ, उसकी भी कहानी हम अभी बताएंगे। और जब से वो अडॉप्ट हुआ है ना, वहां पर कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो पूरी रूप से पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना सके। उसको कोएलिशन पार्टनर्स की जरूरत पड़ी ही पड़ी है वहां पे वो बनाने के लिए। जैसे कि यहां पर पुष्पा कमल दहल को शेर बहादुर देउबा की पड़ी, या फिर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माओइस्ट सेंट्रिस्ट को नेपाली कांग्रेस की जरूरत पड़ी बनाने की। तो ये था हिसाब किताब पहले। अब हुआ क्या है वहां पे कि ये जो है पार्टी ये पहुंच गई है यहां पे, और ये पार्टी पहुंच गई है यहां पे। ये पार्टी अभी भी है यहीं पे, प्राइम मिनिस्टर अभी भी पुष्पा कमल दहल है। तो अगली स्लाइड में चलते हैं। अगली स्लाइड में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूएमएल, यानी कि केपी शर्मा ओली की पार्टी, जो पहले ऑपोजिशन में थी वो अब यहां आ गई है रूलिंग कोalition में, और अब ऑपोजिशन में पहुंच गई है नेपाली कांग्रेस, शेर बहादुर देउबा की पार्टी। ये उथल पुथल हुआ, ठीक है। तो 275 मेंबर का लोअर हाउस है पार्लियामेंट में, जैसे कि हमारे यहाँ लोकसभा है लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। उसमें 157 की बेसिकली सपोर्ट मिल गई रूलिंग कोalition को आउट ऑफ द 268 एमपीज हु वर प्रेजेंट एंड वोटिंग। 268 में से 157 इनके फेवर में बोल रहे हैं, मतलब कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस एक तरीके से जो होता है वो हुआ। और 157 में जो अब रूलिंग कोalition है सीपीएन माओइस्ट सेंट्रिस्ट, जो पुष्पा कमल दहल प्रचंडा का है, और सीपीएन यूएमएल जो केपी शर्मा ओली का है। ये 157 लोग जो हैं इन दोनों पार्टीज के थे, ठीक है। चलो फिलहाल ये सिचुएशन वहां पे बन गई है नेपाल में। अब मुद्दा यह है कि भाई इंडिया के ऊपर इसका क्या इंपैक्ट है। आप कहोगे सर प्रधानमंत्री तो बदला नहीं, प्रधानमंत्री तो वही है कि पुष्पा कमल दहल, पीएम तो वही है, बट जो कोएलिशन गवर्नमेंट है, जो रूलिंग कोएलिशन गवर्नमेंट है, वहां पर जो कोएलिशन पार्टनर हो गया है ना केपी शर्मा ओली, ये प्रॉब्लम है इंडिया के लिए। केपी शर्मा ओली चाइना की तरफ ज्यादा प्रभावित है। देखो है दोनों ही कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग, कायदे से दोनों को ही वहां पे टिल्टेड होना चाहिए था, बट हाँ जो पुष्पा कमल दहल है ये बेसिकली कम्युनिस्ट विचारधारा के होने के बावजूद भी इंडिया की तरफ, या इंडिया में इनकी अच्छी एक गुडविल है। इनकी तो बहुत ही अच्छी गुडविल है यहाँ पे कांग्रेस वालों की, नेपाली कांग्रेस वालों की।
ऐसा माना जाता था कि पहले के टाइम पे ऐसा बोला जाता था कि नेपाली कांग्रेस जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस का पपेट है। मतलब जैसा कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी कहती, जो कि बहुत समय तक रूलिंग पार्टी रही इंडिया में, जैसा वो कहती थी वैसा ये मानते थे। आज भी ये हमारे काफी अच्छे दोस्त हैं, ये तो इनसे तो कोई प्रॉब्लम कभी हुई नहीं। तो जब पिछला दौर था, मतलब जब ये कोalition रूलिंग कोalition में थे, जब ये वाला सीन था, तब तो इंडिया इंजॉय कर रहा था। इंडिया ने नेपाल के साथ बहुत सारी डील्स भी साइन करी, ठीक है, जैसे कि कनेक्टिविटी डील्स, हम वहां से बिजली खरीद रहे हैं, ठीक है, हम वहां से कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, लुम्बिनी को हमने बुद्धिस्ट सर्किट का पार्ट बना दिया, बहुत सारे हमारी वहां पे डेवलपमेंट्स हो रही थी। और एक नया बेसिकली तरीका था हमारा उनके साथ एंगेज होने का, नेपाल के साथ एंगेज होने का। नया तरीका पता है क्या था कि देखो, इंडिया एक डोमिनेंट प्लेयर माना जाता है, मतलब एक काफी बड़ा प्लेयर माना जाता है साउथ एशिया में, और ये जितने भी देश है ना साउथ एशिया में, सबको ये पता है। तो सब थोड़ा सा पीछे भी हटते हैं कि यार इंडिया के साथ ज्यादा मत एंगेज हो, इंडिया डोमिनेट करके हमें खा जाएगा, इस तरीके से ये फीलिंग है। एक इस साउथ एशिया में संगठन भी है, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो संगठन खत्म हो चुका है, हाँ उसकी मीटिंग्स वगैरह नहीं हो रही है, उस संगठन का नाम है सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। 1985 में ये फॉर्म हुआ था, बट 1977-78 से इसकी फॉर्मेशन के लिए बांग्लादेश बहुत ज्यादा एडवोकेट कर रहा था कि इस तरीके का संगठन होना चाहिए, हमारे यहाँ पे कोई संगठन नहीं है। और बांग्लादेश को जो ऑपोजिशन मिल रही थी, मतलब बांग्लादेश के इस प्रस्ताव को जो विरोध मिल रहा था, वो बेसिकली मिल रहा था फ्रॉम दीज मेनी कंट्रीज इन साउथ एशिया। वो ये कह रही थी कि भाई इंडिया को आप इस संगठन में रख रहे हो और इंडिया सब पे डोमिनेट करेगा, हावी हो जाएगा इंडिया, तो ऐसा संगठन होना ही नहीं चाहिए। बट बना वैसा संगठन, और इस तरीके से जो इंडिया का बिग ब्रदर एटीट्यूड है वो रिफ्लेक्ट भी होता था। बिग ब्रदर एटीट्यूड के अंतर्गत इंडिया डोमिनेट भी करता था, क्योंकि नेचुरल डोमिनेशन है ना, साइज सबसे बड़ा है, पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, इकोनॉमी सबसे स्ट्रांग है, मिलिटरीली हम सबसे स्ट्रांग है। बट अब हमने एक नई विचारधारा या एक नई सोच इसमें डाली। हमें इनके साथ जुड़ना तो है अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ, क्योंकि देखो, आप अपने दोस्त चुन सकते हो, आप अपने पड़ोसी नहीं चुन सकते, ऐसा अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे, और बिल्कुल सही बात है। और पड़ोसियों के साथ आपकी बनी होनी चाहिए, वो बहुत जरूरी है। अगर बनी नहीं है ना, तो आप हमेशा एक ऐसे स्टेट में रहोगे कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, उस देश के साथ बॉर्डर हमेशा डिस्टर्ब रहेगा। जैसे हमारी पाकिस्तान के साथ नहीं बनी है तो प्रॉब्लम रहती है, हमारी चाइना के साथ नहीं बनी तो प्रॉब्लम रहती है। तो हम ऐसी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं अपने लिए इकट्ठी कर सकते। तो हमने क्या करा, एक नया तरीका निकाला है जिसमें हम नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, जो इस प्रेजेंट सरकार की है, उसमें क्या है कि हमको इकोनॉमिकली इंटीग्रेट होना है इनके साथ। अब सिंस हमारी इकोनॉमी बड़ी है तो हम इजीली उनके ऊपर डोमिनेट करेंगे और डोमिनेट कर जाएंगे। बट ऐसे नहीं करना है, हमें वहां से चीजें खरीदनी है, हमें अपने आप को उन पे डिपेंडेंट बनाना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल नेपाल से हम 10,000 मेगावाट बिजली खरीदने का सोच रहे हैं, तो नेपाल की उससे इनकम बढ़ेगी, हमारी उनके ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ेगी, निर्भरता बढ़ेगी। अब ऐसे केस में नेपाल जब भी चाहे वो विड्रॉ कर सकता है, नेपाल के पास ये पावर होगी कि विड्रॉ कर सकता है नेपाल। अब अगर यही उल्टा होता तो हम कभी भी, मान लो हम विड्रॉ कर सकते होते, तो नेपाल तो कभी ये ट्रीटी करता ही नहीं हमसे, क्योंकि कहता कि भाई आप तो अपनी मनमाने के लिए कभी भी हमसे ये विड्रॉ कर लोगे, हम आपके ऊपर डिपेंडेंट भी हो रहे हैं, और आपको अगर मान लो कल को कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जब हम आपकी बात नहीं मान रहे हैं, तो आप हमको इस चीज़ पे धमकी दोगे कि भाई अगर हमारी बात नहीं मानोगे तो हम बिजली देना बंद कर देंगे तुम्हें। तो इस तरीके से है। और इसको एस जयशंकर ने हाल ही में अपने एक इंटरव्यू में, ललन टॉप पे उन्होंने इंटरव्यू दिया था, उसमें उन्होंने क्लियर बोला है कि इसको बोलते हैं हम लोग परमानेंट कोऑपरेशन। परमानेंट कोऑपरेशन का मतलब यह है कि कोई सरकार आए जाए, कुछ भी हो, इस टाइप के प्रोजेक्ट्स चलते रहेंगे।
इस टाइप की कोऑपरेशन दोनों कंट्रीज के बीच में चलती रहेगी, वो सरकारों पर निर्भर नहीं रहेगी। तो ये हम इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं नेपाल के साथ। और काफी हद तक हमने, जब पुराना रिजीम था, मतलब ये कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माओइस्ट सेंट्रिस्ट और नेपाली कांग्रेस दोनों कोएलिशन में थे, तो हमने कर भी लिया था। बट अब देखना है कैसे होगा, क्योंकि ये तो इनकी तो गुडविल अच्छी है, बट इनकी गुडविल इंडिया के साथ थोड़ी अच्छी नहीं है। ठीक है, उसके बहुत सारे रीजन है। और एक जो रीजन है वो ये है कि 2015 में, जैसे ये नेपाल है, 2015 में जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था नेपाल का, जब ये कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर रहे थे, तो केपी शर्मा ओली ऑब्वियसली एक महत्वपूर्ण पार्टी है वहां की, तो इनका काफी अच्छा रोल था। अब क्या हुआ कि नेपाल में जो निचला हिस्सा है उसको कहते हैं तेराई रीजन, और तेराई रीजन में, या फिर हम इसको मधेश भी बोलते हैं, एक कम्युनिटी रहती है, वो उसको कहते हैं हम मधेशिया। मधेशियाज का इंडिया के साथ बहुत ही गहरा संबंध है। ऐसा बोलते हैं हम जब इंडिया और नेपाल रिलेशंस की बात आती है कि रोटी बेटी का रिश्ता है हमारा और नेपाल का। रोटी बेटी क्यों? रोटी क्योंकि इकोनॉमिक डिपेंडेंस है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे ये इंडिया नेपाल बॉर्डर है, यहीं पे मधेशियाज रहते हैं। ठीक है, वो इंडिया डेली आते हैं, काम करते हैं सुबह से शाम, और फिर शाम को चले जाते हैं वापस अपने घर, जो कि नेपाल में। यहां से भी जाते हैं, तो इकोनॉमिक टाइज है, रोजी रोटी चलती है। और बेटी क्यों? क्योंकि बेसिकली हम यहां से अपनी लड़की वहां ब्याह देते हैं, या वहां की लड़कियां इधर शादी करके आती हैं। तो हमारा जो है रिश्ता नेपाल के साथ, हम इसको फॉर्मल उसमें भी बोलते हैं, टर्म्स में भी, रोटी बेटी का रिश्ता। तो ये बेसिकली मधेशिया के साथ ज्यादा है हमारा। अब मधेशिया कम्युनिटी को जब नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, ये अच्छी खासी है, वहां पे 34% जनसंख्या नेपाल की मधेशिया है। बट इस जनसंख्या को इस तरीके से बांट दिया था, क्योंकि नेपाल एक फेडरल कंट्री बन रहा था। फेडरल कंट्री मतलब वहां पे स्टेट्स थे अलग अलग। इस तरीके से वो बंटवारा कर दिया था स्टेट्स का, कि मधेशिया किसी भी स्टेट में डोमिनेंट नहीं थे न्यूमेरिकली। मधेशियास को बांट दिया था ताकि ये पॉलिटिकली डोमिनेट ना कर पाए। वहां पे जो पहाड़ी कम्युनिटी है वो पॉलिटिकली डोमिनेंट है, तो वो नहीं चाहती थी कि मधेशियास डोमिनेंट बने। अब इस चक्कर में मधेशियास बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब नेपाल एक लैंड लॉक्ड कंट्री भी है। लैंड लॉक्ड मतलब इसका कोई भी सी शोर नहीं है। ये अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स के लिए इंडिया पे निर्भर है। इंडिया के पोर्ट्स से जाता है इनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट। काफी सारे एसेंशियल प्रोडक्ट्स जैसे कि गैस, पेट्रोलियम, फर्टिलाइजर्स वगैरह जो नेपाल में वो इंडिया के थ्रू जाते हैं। अब मधेशिया जो कि बिल्कुल बॉर्डर पे बैठे, इनको प्रॉब्लम थी उस कॉन्स्टिट्यूशन से, इन्होंने कर दिया ब्लॉकेड। ब्लॉकेड मतलब रोक दिया कि कुछ नहीं आएगा इंडिया से जी नेपाल में। इंडिया वाले ट्रक्स लेके यहाँ पे खड़े हुए थे। अब केपी शर्मा ओली का कहना यह था उस समय कि जी ये जो ब्लॉकेड करवाया है ये इंडिया ने करवाया है, और खुलेआम वो बोल रहे थे ऑफिशियल रिकॉर्ड्स पे। इंडियन गवर्नमेंट का ये स्टैंड था कि भाई हम कौन होते हैं ब्लॉकेट करने वाले, हमारे तो ट्रक्स यहाँ खड़े में हैं। ये मधेशिया कम्युनिटी है जो आपकी कंट्री में है, इन्होंने कर रखा है, ये नहीं आने दे रहे ट्रक्स को। हालांकि सबको पता था मधेशिया कम्युनिटी और इंडियंस का कितना गहरा नाता, रोटी बेटी का रिश्ता ही नहीं गई है। तो हम तो ये स्टैंड लेके खड़े हुए थे, और आज भी गवर्नमेंट का स्टैंड यही है। तो जिस इंटरव्यू की मैं बात कर रहा था एस जयशंकर के, उसमें भी वो यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई हमारी तरफ से तो ट्रक्स खड़े हुए थे, बट मधेशिया कम्युनिटी ने ब्लॉकेड कर रखा था, तो हम ऐसे में कैसे भेजते ट्रक्स, वो जाने ही नहीं दे रहे थे। तो इसलिए हम नेपाल गवर्नमेंट से बैठ के बात करना चाह रहे थे कि भाई, और करी भी थी हमने कि भाई मधेशिया की मांगों को रखो, जबकि वो की 34% जनता है तुम्हारी कंट्री की। तो ऐसे ये बेसिकली था, इसलिए केपी शर्मा ओली की इंडिया की तरफ झुकाव कम है। इंपैक्ट ऑन इंडिया, प्रचंडा जो है
जो ये है भाई साहब पुष्पा कमल दहल प्रचंड, इनकी तो गुडविल अच्छी है, बट ओली के लिए ये सेम चीज डाउटफुल है। ओली जो है चाइना की तरफ इसका झुकाव ज्यादा है, तो ये अब प्रॉब्लमेटिक हो सकता है इंडिया के लिए कि चाइना का प्रेजेंस वहां पे बढ़ सकता है, क्योंकि केपी शर्मा ओली की पार्टी यानी कि सीपीआई यूएमएल अब रूलिंग कोएलिशन में आ गई है। तो ये चीज बेसिकली हो गई है वहां पे। अब देखना यह है कि इंडिया इस पॉलिटिकल सिचुएशन को मैनेज कैसे करती है, और यही चीजें होती हैं जो आपको एज इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर ध्यान रखनी होती हैं। यहां पर आप लोगों का रोल शुरू होता है। पॉलिटिक्स से आपको, अगर आप चाहोगे भी तो आप दूर नहीं रह पाओगे। आपको वहां पर खुद से इन्वॉल्व नहीं होना है, पॉलिटिक्स करनी नहीं है, बट हाँ सिचुएशन को असेस करना है और सिचुएशन में रिस्पॉन्ड करना है कि किस तरीके से हम रिस्पॉन्ड करेंगे। ठीक है, और एज एन एस्पिरेंट अभी तो हमारा सिर्फ यही काम है कि हम सिचुएशन को पूरे अच्छे से समझें और अपनी जो थॉट प्रोसेस है उस पर्टिकुलर इशू को लेके, उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेके डेवलप करें। उससे वो चीज़ें आपकी आंसर्स में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए और आपको वो चीज़ें फ्रूटफुल तभी दिखेंगी, नंबर ज़्यादा आते हुए दिखेंगे। इसी के साथ हम इस सेशन को ओवर करते हैं। आपको मिलेंगे अगले सेशन में with more such informative news pieces and basic information as well। तब तक आप सब लोग पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। रिवाइज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नमस्ते, जय हिंद।